नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, हम पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में सेकंड चैप्टर पे आए हुए हैं। पहला जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम सेकंड चैप्टर को भी आज कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया था। तो आप पीछे बैकग्राउंड देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमने कल की क्लास में जो लास्ट क्लास आपने देखी होगी उसमें हमने संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई थी उसकी अंतिम बैठक तक विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो बेटा आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आज आपकी क्लास है बेटा, उस क्लास में आप ये समझिएगा, यहां से सीधे प्रश्न आते हैं, बिना किसी घुमा फिरा के डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप आज की क्लास की हेडिंग बनाइएगा, वो हेडिंग होगी आपकी संविधान से जुड़े। हेडिंग होगी आपकी संविधान से जुड़े जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेटा इस क्लास के हम यहां से शुरुआत करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास हैं जो संविधान से संबंधित हैं, उनको विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। एग्जाम में यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे बेटा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी के अंदर एक दो पॉइंट और है। इसी दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसी दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया बेटा। 16 अनुच्छेदों को लागू क्यों कर दिया, उसके पीछे कारण क्या था? हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। उसका रीजन क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। हाल ही की क्लास में हमने पढ़ना है कि हमने 16 अनुच्छेदों को क्यों लागू किया, ऐसा क्या कारण था। क्योंकि संविधान लागू होने से पहले बेटा भारत की जो रियासतें थी उनका एकीकरण शुरू हो गया था और भारत ने संघीय ढांचा अपनाया था। तो उस संघीय ढांचे से संबंधित जितने आर्टिकल्स थे उन सबको पहले इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी था, ताकि जो संघीय ढांचे में शामिल होंगे जितनी रियासतें, उनको पता हो कि हम किस दृष्टिकोण से और उसकी किस परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भारत के संघ में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात क्या बेटा, जैसे आपने पता होगा कि आजादी के तुरंत बाद हमारे यहां से विस्थापन की एक समस्या शुरू हुई थी। बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग विस्थापित होकर पाकिस्तान जाकर बस गए थे और पाकिस्तान से विस्थापित होकर बहुत सारे हिंदुस्तान आकर बस गए थे। तो उस समय नागरिकता को लेकर बड़ी चुनौतियां थी और उस चुनौतियों को हमने संविधान लागू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसलिए भारत के संविधान के लगभग 16 अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। उसके बाद देखो बेटा, इसे संविधान का आंशिक रूप से लागू करना कहलाता है। इसे संविधान का आंशिक रूप से लागू करना कहलाता है। आंशिक का मतलब क्या होता है बेटा,
एक छोटे से अंश के साथ, पार्टली, एक छोटे से पार्ट के साथ हमने भारत के संविधान को लागू किया। इसको कहा जाता है आंशिक रूप से भारत के संविधान को लागू कर देना। अच्छा, इसके बाद की बात समझिएगा बेटा, इसके बाद और क्या क्या चीजें अपने पास यहां पर काम की हैं, देखिए। इसी दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और बेटा इसका इस समय यह 2015 से मनाना आरंभ किया है। यह 2015 से मनाना आरंभ किया है। यानी कि हमने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा बेटा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसी दिन हमारे संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जिसको संविधान का आंशिक रूप से लागू करना कहा जाता है। और हमने पढ़ा कि इस दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसका आरंभ 2015 से हुआ था। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये था अपना पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बेटा, लिखना स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2, हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा या विस्तृत संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा या विस्तृत संविधान है। किस संदर्भ में लंबा या विस्तृत कह सकते हैं, लिखेंगे इसके तैयार करने में 60 देशों के संविधान को इसको तैयार करने में या इसके तैयार करने में विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। जो चीज हमने अच्छी लगी उसको रख लिया, जो चीज खराब लगी उसको छोड़ दिया। इसके बनाने में या इसके निर्माण में जो टोटल खर्च आया था बेटा, खर्च वो लिखेंगे लगभग 64 लाख रुपए। लगभग 64 लाख रुपए इसमें हमने खर्चा कर दिया था। दूसरा, इसमें समय कितना लगा था बनाने में, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसका ये क्या लगा था, इसमें समय लगा था। अच्छा, इसमें 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 165 दिनों की टोटल बेटा समय था उसमें, मतलब उसमें मीटिंग्स हुई थी और 11 सेशंस जो थे उसमें आयोजित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज आपके पेपर में पूछी जाती है कि संविधान को तैयार करने के लिए कितने देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तो आपका उत्तर होगा 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। आपसे पूछेंगे भारत के संविधान के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, आप कहोगे सर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ। एग्जैक्ट समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 165 दिनों के 11 सत्रों में पूरा काम किया गया। उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है भारत के संविधान निर्माण की कार्यवाही को
53,000 लोगों ने देखा था, 53,000 लोगों ने देखा था। संविधान के निर्माण की कार्रवाई को 53,000 लोगों ने देखा था। अगला पॉइंट लिखा बेटा, भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान है। मिश्रित मतलब क्या? ये लचीला भी हो सकता है और ये कठोर भी हो सकता है। कठोर भी हो सकता है। अगर विश्व का सबसे कठोर संविधान बोलेंगे तो यूएसए का, लचीला बोलेंगे विश्व का सबसे ज्यादा तो किसका बोलेंगे बेटा? इंग्लैंड का। इसके अंदर दोनों गुण हैं। लचीला कठोर हम किस संदर्भ में कह सकते हैं? यदि भारत के संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रक्रिया अगर आसान है तो भारत का संविधान कैसा कहलाएगा? लचीला। अगर भारत के संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर है तो भारत का संविधान कैसा कहलाएगा? कठोर। अब जैसे बेटा हम लचीला कठोर के साथ मिश्रित कैसे कह सकते हैं, इसको समझिएगा। भारत में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया या कानून निर्माण की प्रक्रिया की जिम्मेवारी देश की संसद के पास होती है और लोकसभा के अंदर जिस पार्टी के पास 272 के आंकड़े से ज्यादा के सांसद हैं वही पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन भारत में बेटा सिर्फ 272 से ज्यादा जिसके पास सीटें होंगी तो सरकार अपने मनपसंद कानून नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसको विशेष कानून बनाने के लिए 66% मतदान की आवश्यकता होती है। जैसे हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद के अंदर 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित था, जिसके पक्ष में 269 वोट्स जो थे वो आए थे और इसके अगेंस्ट 198 वोट इसके अगेंस्ट पड़े थे। तो ये यहां से पास नहीं हो पाया क्योंकि इसको 66% का मतदान नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं सरकार विफल हो गई, इसलिए इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा बन गया? कठोर संविधान बन गया। अच्छा, अगर हमारे पास सरकार के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत है और लोकसभा से इसको पास करवा दे और आसानी से, और राज्यसभा में भी उनके पास पर्याप्त बहुमत हो और राज्यसभा से भी ये उसको पास करवा दे, तो मतलब दोनों जगह से इनको अगर पास करवाना आसान हो जाए तो भारत का संविधान कैसा हो जाएगा? लचीला हो जाएगा। अब लचीला किस संदर्भ में होगा? जब राज्यों के अंदर भी वही सरकार हो जो केंद्र में हो और केंद्र में वही सरकार हो जो राज्यों में हो, तो उसका परिणाम ये होगा तो राज्यसभा में जाने वाले सांसद भी उसी पार्टी के होंगे, न कि विपक्षी पार्टी के। तो वहां पर हमारे देश की सरकार के लिए संविधान में संशोधन करना ज्यादा आसान होगा, इसलिए हमारा संविधान लचीला कहलाएगा। लेकिन समय के अनुसार हमारा कठोर भी हो सकता है और समय के साथ कैसा हो सकता है? लचीला भी हो सकता है। ये था हमारे यहां से पॉइंट भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा हम लोग, इसके अलावा इसके अतिरिक्त पॉइंट्स जो हमारे क्या क्या हैं पेपर में जो पूछे जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। भारत के संविधान की मूल कृति केवल अंग्रेजी भाषा में थी। केवल अंग्रेजी भाषा में थी। केवल अंग्रेजी भाषा में थी। यानी बेटा जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय उसकी जो पुस्तक थी वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में थी, हिंदी भाषा में ये नहीं थी। इसमें ही अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम है बेटा, पूरा नाम है इनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी इसके सुलेखक थे बेटा। इसके लिए ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम था। इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं ये भारतीय संविधान का सुलेखक था। सुलेखक जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। और
इसके लिए हम अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर सकते हैं कालीग्राफर। कालीग्राफर, ये कालीग्राफर शब्द क्यों यूज किया बेटा? आजकल परीक्षाओं में एक ट्रेंड चल गया है कि अंग्रेजी के अक्षर को हिंदी में लिखकर और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां बच्चा कंफ्यूज होता है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे आप सपोज कीजिए कि एक शब्द लिखा हमने यहां पर अंग्रेजी में ज्योग्राफी का, वो है ट्रोपोस्फेयर। वो शब्द क्या है अपना? ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर होती है। अब ट्रोपोस्फेयर बेटा, इसको अगर पेपर में पूछेंगे, अगर हिंदी में पूछेंगे तो इसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्षोभ मंडल। लेकिन अक्षोभ मंडल नहीं पूछेंगे इसका, इसको ऐसे लिख के दे देंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसको ऐसे लिख के दे देंगे। तो अब बच्चा कंफ्यूज है भाई, जिसने हिंदी मीडियम में पढ़ रखा है तो बच्चा ऐसे परेशान हो गया, ट्रोपोस्फेयर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, अक्षोभ मंडल तो पढ़ा था, कौन सी लेयर आ गई। तो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में लिख के उनसे संबंधित प्रश्न पूछें। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत के संविधान का सुलेखक कौन था, तो आपने वही आंसर देना है कि आपका जो सुलेखक था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। अगर आपको सुलेखक की जगह कालीग्राफर ऐसे ही लिख के दे दें तो भी आंसर ही होगा, अगर कालीग्राफर को हिंदी में लिख के दे दें तो भी आपका सेम आंसर होगा। एक बात और इसमें एक्स्ट्रा लिखेंगे, इसने संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था। इसने संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था भाई। इटैलिक फॉर्म है, एक स्पेशल तरीका होता है लिखने का, शेप्स बनाने का अक्षरों का। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी ने मान लीजिए के बनाना है तो वो ऐसे करके स्टार्ट करता है। तो इटैलिक शैली में इन्होंने क्या किया था? भारत के संविधान को लिखा था। और इसकी कोई टाइपिंग नहीं थी बेटा, इसको भारत के संविधान को हाथों से पेन से लिखा गया था। किसी प्रकार की इसमें कोई भी टाइपिंग का प्रयोग, मशीन का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हुआ था किसी भी प्रकार से। उसके बाद देखो बेटा, इसे 1954 में हिंदी भाषा में अनुवादित किया था। इसको बेटा हिंदी भाषा में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था 1954 में। अच्छा, उसको हिंदी में लिखा किसने था? अब लिख सकते हैं इसका हिंदी का सुलेखक लिखेंगे बेटा, उसका नाम था बसंत कृष्ण वैद। वसंत कृष्ण वैद जो था बेटा, उसका हिंदी का सुलेखक था। अंग्रेजी में लिखने वाले का नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में लिखने वाले का नाम क्या था? बसंत कृष्ण वैद। ये आपने याद रखने हैं। एक नाम और इसमें आपने एक्स्ट्रा लिखना बेटा, और वो कौन सा है? नंदलाल बोस। एक और नाम है आपका, उसका नाम है नंदलाल बोस। इसके प्रमुख चित्रकार थे। नंदलाल बोस बेटा इसके क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे, जिसने भारतीय संविधान के ऊपर लगभग 22 प्रकार के चित्र जो थे वो अपने हाथ से पेंट किए थे। नंदलाल बोस ने इसके ऊपर लगभग 22 प्रकार के अपने हाथ से चित्र बनाए थे। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा क्या क्या, देखिएगा ध्यान से। 1950 में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 1950 में संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी।
उस समय यह उस समय लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर बना था। उस समय यह लगभग 80,000 शब्दों से मिलकर बना था। अब की बात करें बेटा 2024 की, 2024 की बात करी जाओगी तो उसमें क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, वर्तमान में इसमें 25 भाग, वर्तमान में इसमें 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में इसमें 25 भाग बेटा, भागों की संख्या 22 से बढ़कर कितनी हो चुकी है 25, अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़कर हो चुकी है 470, और अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर हो चुकी है कितनी 12। तो इसमें एक चीज समझिएगा, अगर आप कभी भी ये फाइंड आउट करोगे गूगल पे, इंटरनेट पे, किसी किताब में 396वें नंबर का, 97वें नंबर का, 98वें नंबर का भाई कोई आर्टिकल है, तो आपको बेटा कहीं भी कोई नया आर्टिकल नहीं मिलेगा। ये बात आप समझिएगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे का रीजन है कि जो 395 अनुच्छेद ऑलरेडी थे अपने पास, उन्हीं अनुच्छेदों के अंदर आपको ABC करके नए नए आर्टिकल्स डाल दिए गए हैं। सीरीज में हमारा नया एक भी अनुच्छेद नहीं आया है, लेकिन जितने भी अनुच्छेद हमारे पास आए हैं तो वो जितने पहले अनुच्छेद थे उन्हीं के ABCD करके इस प्रकार से पार्ट बनाए गए हैं। अच्छा, ठीक बात उसी प्रकार से है, पहले 22 भाग थे, आज हमारे पास कितने हैं 25 भाग है। अगर हम लोग 23वां, 24वां और 25वां अगर ये भाग कहीं भी ढूंढेंगे, कहीं भी फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसा नया कोई भी भाग आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सीरीज में कोई नया भाग नहीं बना है, पहले के भागों के अंदर ही इनको ऐड कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे पहले भारत के संविधान का अपने पास भाग नंबर 4 था, जिसका नाम था संघ और इसका राज्य अक्षेत्र, संघ और इसका राज्य अक्षेत्र। लेकिन क्या किया, इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसी के अंदर संशोधन करके एक भाग नंबर 4A और ऐड कर दिया, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से, मोरल ड्यूटी जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अनुसूचियां आपकी 9वीं भी है, अनुसूचियां आपकी 10वीं भी है, अनुसूचियां आपकी 11वीं भी है, अनुसूचियां आपकी 12वीं भी है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यानी सीरीज में हमारे पास अनुसूचियां ऑलरेडी हैं आगे वाली, लेकिन अनुच्छेद अपने पास जो हैं वो बेटा क्या है, नहीं है, और ना ही अपने पास क्या है भाग हैं। यानी कि उस समय ये 80,000 शब्दों से मिलकर बना था। वर्तमान में इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द हो चुके हैं। वर्तमान में इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख शब्द में बेटा इसके अंदर अभी वर्तमान में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें बेटा वो आपकी देखिएगा ध्यान से। अच्छा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव था। पूरा नाम लिख सकते हैं आप इनका, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई, B.N. राव। आपने पहले एक नाम और पढ़ा बेटा पिछली क्लासेस में, वो था M.N. रॉय। M.N. रॉय में और B.N. राव में दोनों में अंतर है। यानी कि B.N. राव संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर के बाद या उनके समान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था
कि भारत के संविधान को विश्व के 60 देशों के संविधान से पढ़कर और जो चीजें हमने अच्छी लगी उसको एडॉप्ट कर लिया, जो चीजें हमने खराब लगी उसको हमने छोड़ दिया। तो ये जो जिम्मेवारी थी कि किस संविधान से कौन सी चीज आनी चाहिए उसकी सिफारिश कौन कर रहे थे बेटा, बी एन राव कर रहे थे, बेनेगल नरसिंह राव कर रहे थे। उसके बाद देखिएगा बेटा, भारत के संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है। 105 बार संशोधन किया जा चुका है, बदलाव किया जा चुके हैं। उसके बाद देखो बेटा, संविधान का पहला संशोधन 1951 में पंडित नेहरू द्वारा किया गया था। आप एक बात समझिएगा बेटा, भारत के संविधान में 1951 में पहला संशोधन कर दिया, लेकिन हमारी पहली बार संसद बनी ही 1952 में थी। 52 से पहले तो संसद अपने पास थी ही नहीं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक भारत में संविधान सभा का इलेक्शन होया था, यानी इलेक्शन ही फरवरी 52 तक चला। तो 51 में संशोधन कौन कर गया, किसने किया, उसको हम आगे विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो, संविधान में अब तक 129 बार संशोधन करने का प्रस्ताव आया है। 129 बार बेटा संशोधन करने का प्रयास किया गया है और 105 अब तक हमारे पास संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संविधान की मूल पुस्तक को हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है। यानी बेटा, भारत के संविधान की जो मूल पुस्तक थी ना, उस मूल पुस्तक को हीलियम गैस के अंदर सुरक्षित रखा गया है। उसके रखने का कारण क्या है, जैसे अपने पास है, मान लीजिए बचपन की हमें कोई कॉपी मिल जाए जिसमें हमने बहुत अच्छे से अपने सुलेख लेसन कुछ भी लिखे थे, चाहे वो कितना भी बढ़िया पेज क्यों ना हो, कितना भी अच्छा पेन क्यों ना हो, उसमें समय के साथ और मौसम के कारण, जलवायु के कारण उसके अंदर वो इंक बहकर दूसरे पेज की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और ये किताब कोई एक सामान्य किताब नहीं, संविधान की ये देश का सबसे कीमती दस्तावेज है। इसके ऊपर मौसम का, वायुमंडल का कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि कोई पेज, स्याही, इंक खराब ना हो। इस कारण से भारतीय संविधान की पुस्तक को एक कांच का बॉक्स बनवा रखा है बहुत बड़ा सा, उस कांच के बॉक्स के अंदर सिर्फ हीलियम गैस उसमें रखी गई है, बाकी पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर से जो उसकी गैसेज है निकाल के, और उस हीलियम गैस के अंदर उसको रखा गया है ताकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की पुस्तक को सबसे पहले देहरादून से प्रकाशित किया गया था। संविधान की पुस्तक को सबसे पहले देहरादून से प्रकाशित किया गया था।
यानी बेटा इसका प्रकाशन प्रकाशन सबसे पहले कहां से हुआ था? देहरादून से। वो बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान की पुस्तक को टाइप नहीं किया गया, उसको हाथों से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उसको लिखा गया था। हाँ, एक चीज बता देता हूं कि संविधान की पुस्तक इतनी कीमती है, उसको बार बार है ना खोला नहीं जाता भाई। उसकी प्रतिलिपि जो है ना, उनका प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रकार के कोई भी संशोधन आदि के लिए। उसकी उस जो मूल पुस्तक है उसको बहुत बार ऐसा नहीं है कि उसको खोला जाए। तो यहां तक की चीजें हमने अब तक पढ़ी, ये सारी चीजें बेटा किससे संबंधित थी? भारत के संविधान से संबंधित इतनी सारी बातें हम अपनी क्लास में अब तक पढ़ चुके हैं। जो सीधे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि संविधान की पुस्तक को किसने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, हिंदी में किसने लिखा, अंग्रेजी में किसने लिखा, ये सारी बातें हमने अपनी इस क्लास में यहां से डिस्कस की हैं। आप यहां से देख सकते हो, प्रत्येक चीज हमने विस्तार से यहां पर चर्चा की है। अभी थोड़ी बहुत और है अपने पास, अपनी क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, तो थोड़ी सी चीजें क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं बेटा। जैसे संविधान सभा के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि संविधान सभा जब अपना काम कर रही थी, तो उस संविधान सभा के काम करने के सामने कुछ चुनौतियां आई, कुछ चैलेंजेस आए। उन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने कुछ समितियां बनाई और समितियों के अध्यक्ष चुने गए, और उन्हीं समितियों और उनके अध्यक्षों से पेपर में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे भाई? जैसे सपोज करो अपने घर में शादी है, शादी का फंक्शन है, तो फंक्शन है तो भाई प्रोग्राम अच्छा होगा, 800 1000 लोग, 1500 लोग, 1200 लोग, 500 लोग उसमें शामिल होंगे। तो भाई इतना बड़ा काम है, तो चुनौतीपूर्ण काम है। खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था या व्हीकल की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सब कुछ करनी पड़ेगी। तो अपने परिवार में अपने ताऊजी मान लीजिए सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनकी चलती है, और हम अपनी बहन की शादी है, 8-10 हम भाई हैं जो अपने पूरे फैमिली के हैं, और अपने ताऊजी ने बुलाया और उनके बोला कि बेटा अब हम तो हो गए बूढ़े और आप लोगों को पूरी जिम्मेवारी देनी है। हम में से एक एक भाई को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भाई ऐसा करना, खाने की मैनेजमेंट तन्ने करनी है, सब्जी मंडी से जाके सब्जी तन्ने लेके आनी तेरी जिम्मेवारी है, बारात आएगी उसका अरेंजमेंट की तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिश्तेदार आएंगे उनका चाय नाश्ता की व्यवस्था तेरी है। तो एक एक व्यक्ति को या एक एक बच्चे को एक एक काम की जिम्मेवारी दे दी, और इस प्रकार से काम अपना बहुत शानदार तरीके से चल पड़ा। तो ठीक उसी आधार पर संविधान सभा ने जब काम करना शुरू किया था, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां, चैलेंज आई थी, और उन चुनौतियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए कुछ समितियों का निर्माण किया गया था और अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हीं समितियों से अब बहुत सारे पेपर में प्रश्न आते हैं। तो आइए उन समितियों को पढ़ते हैं बेटा कि उनमें क्या क्या, कौन सी समिति से संबंधित क्या क्या चीजें आपकी है। तो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को और विस्तार से आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं, ये है संविधान की समितियां और उनके अध्यक्ष। पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका ये है बेटा, आपको हो सकता है कि समिति देके और उसके अध्यक्ष का नाम पूछ ले। पहला तरीका तो ये है, आपसे सपोज करो ऐसा पूछ लिया कि जो संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपसे पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे। यहां से कोई भी 3 समितियां उठा के और उनमें से एक उठा के दे देंगे, तो आपका आंसर इनमें से एक होगा। एक तरीका और है इससे पेपर में प्रश्न पूछने का, वो तरीका यह है बेटा कि हो सकता है कि संविधान समिति के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर सरदार पटेल दे दे, और इसके स्थान पर जवाहरलाल नेहरू दे दे, इसके स्थान पर जेबी कृपलानी दे दे। यानी कि समितियों और उनके अध्यक्षों को मिसमैच करके अगर आपको दे दिया जाए, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि बताओ इन समितियों के अध्यक्षों को सही मिलान करें, उचित मिलान करें। यह भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो फटाफट इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली समिति अपनी, जिसका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ मतलब सेंटर में पावर। भाई ऐसे नेता की आवश्यकता थी जिसके पास राजनीतिक अनुभव भी हो, जिसके पास प्रतिभा भी हो, और जिसकी लोग मानने सुने और ऐसा काम वो नियंत्रित कर पाए। उनके लिए समिति बनाई गई, कौन सी? और वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसी ही संघीय संविधान समिति है बेटा। ये संविधान समिति से पहले आप एक शब्द लिखेंगे, और वो शब्द कौन सा है? संघीय संविधान समिति। ये संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए जो समिति थी
इसके लिए अध्यक्ष भी कौन थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन समितियां थी। पहली संघ शक्ति समिति, दूसरी संघीय संविधान समिति, और तीसरी कौन सी थी आपकी? राज्यों के लिए समितियां। अब राज्यों के साथ तथा जितनी रियासतें थी उनको परामर्श देने के लिए समिति किसकी बनाई थी और उसके अध्यक्ष कौन बनाए? ये थे सरदार पटेल। आपको पता होगा कि भारत का एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल की रही है और इस कारण से सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके लिए इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क के साथ की जाती है। जितनी रियासतें थी सारी रियासतों के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था बेटा? सरदार पटेल का। इसलिए उनकी प्रतिमा, उनकी जो मूर्ति है उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता का स्टैच्यू, इसलिए उसका नाम दिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल। क्यों थे ये? क्योंकि आपने पढ़ोगे आगे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, मौलिक अधिकार में, कि जब सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी के दो अधिवेशनों में अध्यक्षता करी थी, एक महाराष्ट्र के नागपुर अधिवेशन में और एक वर्तमान के पाकिस्तान के कराची अधिवेशन में। इन दोनों अधिवेशनों में इनकी अध्यक्षता करी और दोनों अधिवेशनों के अंदर बेटा इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग को ऊपर किया था। तो ये इनके और खुद पेशे से बहुत शानदार वकील भी थे, इसलिए दोनों जो समितियां थी वो किसको दे दी गई बेटा? सरदार पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी, प्रांतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी थी? सरदार पटेल की थी, तो वो भी इसको दे दिया गया। फंडामेंटल राइट की एक उप समिति थी बेटा। अगर आपसे समिति पूछे तो आपका आंसर होगा सरदार पटेल, अगर उप समिति पूछे तो आपका राइट आंसर होगा जे बी कृपलानी। उसके बाद थी झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष जो था वो था जे बी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल। और आपको पता होगा कि हमने 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपको चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समिति थी बेटा, उसके जो अध्यक्ष उसका नाम था HS वर्धाचार्य, और जो प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली एक समिति थी उसके नाम का जो अध्यक्ष था वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और इसके अलावा प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, इन समितियों में बेटा सबसे काम की समिति कौन सी है? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति कमेटी, या हम कह सकते हैं मसौदा समिति। आप इसमें दो समितियां और लिख सकते हैं, दो समितियां लिख सकते हैं बेटा। एक तो कौन सी लिख सकते हैं आप लोग, देखिएगा, एक समिति है कर्मचारी एवं स्टाफ समिति, कर्मचारी एवं स्टाफ समिति। और दूसरी आप लिख सकते हो वित्तीय समिति। इन दोनों के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी बेटा? एक तो कर्मचारी एवं स्टाफ समिति और दूसरी वित्तीय समिति। इनके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, जो प्रारूप समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है या इसको मसौदा समिति, इन तीनों में से किसी भी नाम से जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा। इसका गठन अगस्त 1947 में हुआ था, आजादी के बाद अगस्त 1947 में गठन हुआ था। जितनी समितियां ये हैं उन सब में सबसे बड़ी समिति अगर कोई थी तो उसका नाम था प्रारूप ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति। इसके संदर्भ में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, प्रारूप समिति को या ड्राफ्टिंग कमेटी को। देखिएगा बेटा ध्यान से इसमें क्या क्या था। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, लेकिन आपने यह भी आलोचकों के सुना होगा कि संविधान का निर्माण करने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं हो सकती, उसमें तो बहुत सारे व्यक्तियों की भूमिका थी, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक थे। तो केवल डॉक्टर अंबेडकर को ही भारत के संविधान का पिता, वास्तुकार या शिल्पकार क्यों कहा जाता, उसका एक कारण है। आप इसको एग्जांपल से समझिएगा। मान लो अपने पास एक प्लॉट है 400 गज का और उसमें हमने घर बनाना है। अच्छा, घर बनाना है तो कई रिक्वायरमेंट्स हैं कि 2 किचन हो, एक लॉबी हो, वॉशरूम हो, 2-3 ड्राइंग रूम हो, 1-2 वेटिंग रूम हो, या बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, प्रेयर रूम हो, स्टोर रूम हो,
बेडरूम हो, ऐसी रिक्वायरमेंट्स है। अगर सबको में से लाइन में बना देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा बेटा। तो हमने क्या किया, किसी आर्किटेक्ट को बुलाया जिसके पास इन चीजों को एडजस्ट करने की कला थी। तो आर्किटेक्ट ने हमें एक नक्शा तैयार किया, और नक्शा तैयार करने के बाद हमने वहां पर एक शानदार से घर बना दिया, जिसको देखकर हर कोई क्या हो गया, खुश हो गया। तो मैंने पूछा भाई इसका नक्शा किसने तैयार किया, तो मैंने बोला कि इसका नक्शा इस एबीसी आर्किटेक्ट ने किया था। यानी काम करने में तो उसमें बेटा कई सारे मजदूर भी शामिल थे, मिस्त्री भी शामिल थे, प्लम्बर भी शामिल थे, इलेक्ट्रिशियन भी शामिल था, पेंटर भी शामिल था, पत्थर लगाने वाले भी शामिल थे। लेकिन जिम्मेवारी या उसका जो क्रेडिट था वो जिसने नक्शा तैयार किया था वो उसको जाता है। ठीक इस प्रकार से भारत के संविधान में भी बहुत सारी जरूरतें थी। उन जरूरतों को कहां पे एडजस्ट किया जाए, सबसे पहले क्या रखें, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद क्या रखें, नागरिकता, उसके बाद क्या रखें, फंडामेंटल राइट, उसके बाद क्या रखें, नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद क्या रखें, संघ सरकार, उसके बाद क्या रखें, राज्य सरकार। इन चीजों को अरेंज करना, एडजस्ट करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, और जिसको खत्म किया था इसी ड्राफ्टिंग प्रारूप और मसौदा समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसी कारण से उनको भारतीय संविधान का पिता, वास्तुकार या शिल्पकार के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये समिति थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आप लिख सकते हैं इसका निर्माण अगस्त में हुआ था बेटा। इसका निर्माण कब हुआ था, अगस्त में हुआ था 1947 में, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी समिति भी थी, ये सबसे बड़ी समिति थी, इससे बड़ी दूसरी कोई अन्य समिति नहीं थी। अब इसमें कुछ चीजें क्या हैं, इनके जो अध्यक्ष, इनके जो ट्रिक भी हमने इसमें तैयार कर रखी है वो क्या है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते हैं पेपर में। क्या अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर। इसमें सारे अंबेडकर से क्या नाम आया, अंबेडकर, आए से क्या नाम आया, एनजी अयंगर, मित्र से क्या नाम आया, बीएल मित्र, मुंशी से क्या नाम आया, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कृष्ण से क्या नाम आया, कृष्ण स्वामी अयंगर, और के को हमने साइलेंट कर दिया। साथ के साथ क्या आया, साथ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेत से क्या आया, डीपी खेतान। ये सारे इसके सदस्य थे बेटा। लेकिन सारों में क्या हुआ, जो इसमें बीएल मित्र थे, बीएल मित्र की जगह बाद में हमने इसमें एन माधवराज को और डीपी खेतान के स्थान पर हमने टीटी कृष्णाचारी को इसमें हमने ले लिया। यानी कि 2 सदस्य रिप्लेस हुए थे, उनमें से एक सदस्य थे बीएल मित्र, इसकी जगह हमने नए सदस्य लिए थे एन माधवराज, और डीपी खेतान के स्थान पर हमने क्या ले लिया, कृष्णमाचारी। इसको भी याद करने का एक तरीका है, जो माधव है, माधव वो कृष्ण भगवान का ही नाम है, और माधव जो था वो कृष्ण भगवान का नाम था। आपको कृष्ण और माधव याद रखने हैं, यानी कोई खेतान कह दो, शैतान कह दो, सपोज करो ऐसा है, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को, मित्रा को भी और हमने खेतान को भी, इसकी जगह भगवान कृष्ण और माधव, भगवान माधव को इसमें अडॉप्ट कर लिया। ये भारत की संविधान सभा की जितनी समितियां थी बेटा, उनमें सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समिति थी, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप चाहे लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता, वास्तुकार या शिल्पकार, भारतीय संविधान का पिता, वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। यह था अपना भारत की संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्न। अब आखिर में एक पॉइंट और लिख लो, भारतीय संविधान सभा के अंदर कुल मिला के क्या थी बेटा, 15 महिलाएं शामिल थी। पेपर में प्रश्न आता है, आप लिख सकते हैं, इसको लिखो, भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी, 15। जैसे इसमें से आप 1-2 को आपने नाम सुना होगा, जैसे ये जो महिला है इनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम इनका भाई, सुचेता कृपलानी। कौन थी सुचेता कृपलानी, ये भारत में मुख्यमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये बनी थी कांग्रेस पार्टी की ओर से। आपने नाम सुना होगा विजय लक्ष्मी पंडित।
नाम जरूर सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, उसमें जज बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा आप सरोजनी नायडू को आपने नाम जरूर सुना होगा, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जिनको बाद में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के रूप में जिनको नियुक्त किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी अपनी महिलाएं थी, जिनमें से एक और नाम आप इसमें इंपोर्टेंट टिक कर सकते हो, ये थी अपनी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, जिसको हमने पढ़ा था बेटा आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में, और ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। इसके साथ बेटा आपका ये सेकंड चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो जाता है, भारत के संविधान का निर्माण और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी आपके संदर्भ में कोई भी आपके पास कोई भी डाउट रहते हैं तो उन डाउट्स को आप मेरे से ले सकते हैं, और आप बेटा नोबल एकेडमी नरवाना की ऐप को परचेज करें और अपने भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और आपका जो सीईटी का पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा, क्योंकि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट टीम है, अच्छे से अच्छा टीचर है जो आपके साथ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो मिलते हैं बेटा नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।